बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, एक तरफ इंतहाई ख़तरनाक, भयानक और परेशान कुन हैं, और दूसरी तरफ जो इस मुल्क के नाखुदा हैं, फस्तायत वाले डिक्टेटर कहें, फ़िरौन कहें, यज़ीद कहें, उनकी शिकस्त के आसार भी सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो परेशान कुन ख़बर है उस पे चलते हैं। आज बन्नू लऊ लऊ है। बन्नू के अंदर बन्नू की जो आवाम थी, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अमन मार्च के नाम पे एक अमन का एहतजाज किया, जिसमें उनके पास सफ़ेद झंडे थे, सफ़ेद कपड़े थे, सफ़ेद बैनर थे, और वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हमें अमन चाहिए। और उन बैनरों के ऊपर भी अमन अमन लिखा हुआ था, और बच्चे, बूढ़े, जवान उस एहतजाज के अंदर शामिल थे। उनका एक ही मुतालबा था कि बदअमनी ख़त्म की जाए, हमें अमन चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के नाखुदाओं ने, फ़िरौनों ने, डिक्टेटरों ने फिर से वही किया जो नहीं होना चाहिए था। उस अमन की रैली को लहू लहू कर दिया, उस पे फायरिंग की, और बहुत से दर्जनों ऐसे शख्स, बच्चे ज़ख्मी कर दिए, लहू लहू कर दिए। कुछ वहाँ पे हलाक हो गए। उनकी तमाम तस्वीरें तफसीलें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे उनको नहीं लगा सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक वो अलाउ नहीं, लेकिन इससे ये पैगाम मिलता है कि ये जो अमन रैली के ऊपर, अमन मार्च के ऊपर जो हमला हुआ या ये जो लहू लहू किया गया, ये इम्तिहान सिर्फ बन्नू की आवाम का नहीं बल्कि KPK, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सियासी जो रहनुमा हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, PTI से हो, JUI से हो या किसी दूसरी दीगर सियासी जमात से हो, उनके लीडरान का भी इम्तिहान है कि वो अपने अवाम की कितनी हिफाजत करते हैं और कितने उसके हक़ में आवाज़ उठाते हैं। फायरिंग किसने की, क्यों की, कैसे की, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबको पता है, लेकिन अमन ख़राब करने के लिए ये वो चिंगारी है जो सुलगाई गई है, जिसका आने वाले दिनों में अगर इसको रोका ना गया, इस पे कोई बात ना की गई, इस पे तमाम सियासी जमातें बन्नू की, KPK की मुत्तहिद ना हुई, तो इसका जो नतीजा है, इसके आने वाले वक्त में जो हालात हैं, सूरत हाल हैं, वो ख़राब हो सकती है। आज बन्नू है, कल बन्नू के साथ दूसरा इलाका भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। और यही वो चीज़ है, यही तारीख़ के अंदर अगर हम देखें तो चाहे बांग्लादेश वाली हिस्ट्री हो या पाकिस्तान के अंदर और किसी तरह से सूरत हाल हो, वो इन्हीं चीज़ों से तशबीह दी जाती है कि आगाज़ इसी तरह से नाइंसाफ़ी से, जुल्म से होता है। वो इंतज़ामिया, वो पुलिस, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो इदारे जिनका काम आवाम की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो अगर अमन मार्च के ऊपर इस तरह से बदअमनी या दुश्मनी या फायरिंग करें, तो फिर सोच लें कि इस मुल्क की फस्तायत का क्या हाल है और वो किस लेवल पे है। कहा यह जाता है कि जंग के दौरान भी अगर सफ़ेद झंडा लेकर या सफ़ेद कपड़ा लेकर निकला जाए तो दुश्मन के जो जहाज़ हैं, दुश्मन के जो फ़ौजी होते हैं, वो भी उस पर फायर नहीं करते, क्योंकि इसकी निशानी या इसका मतलब ये होता है कि वो अमन चाहता है। वो इस तरह के हालात, बदअमनी नहीं करना चाहता। अपने ही मुल्क में अपने ही लिए अमन चाहने वालों को गहरी नींद भी सुलाया गया और लहू से नलाया भी गया। अल्लाह खैर करे। अब आते हैं इस मुल्क के फ़िरौन, यज़ीद और डिक्टेटर की वो सूरत हाल, जिसमें मखसूस नशिस्तों के केस में इस मुल्क के वो सबसे बड़े फ़िरौन, सबसे बड़े नाखुदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये कहा कि हम वही फ़ैसला करेंगे जो अदालतों ने फ़ैसला किया। ख्वाजा आसिफ जो फार्म 47 का डाकू है, जो शिकस्त खुर्दा वहाँ पे जाली मैंडेट लेकर बैठा हुआ है, उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई हैं कि आने वाले वक्त में शायद कि हमसे हमारी सीटें छीनी जाएं और हम फिर उसी जगह पे पहुंच जाएं जिसका हमें ख़तरा था। फिर वो जो जजेस, 4 जजेस जो काजी साहब लाना चाहते थे,
جو اپنی حمایت میں آنے والے وقت کے لیے اپنے رستے ہموار کرنے کے لیے ان کا بھی آج صفایا ہو گیا اور وہ بھی انکار ہو گئے۔ اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 2 سالوں سے مسلسل ظلم نہیں بلکہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا ان سے وہ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ ریٹیلیٹ ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے، اور شکست ہوگی اور نظر آ رہی ہے کہ یہ جو فارم 47 کا پورا جتھا ہے، ڈکٹیٹر ہیں، یزید ہیں، فرعون ہیں، ان کی فرعونیت اب آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کب تک کتنے مہینے لگتے ہیں یا کتنا ٹائم لگتا ہے ان کے جو طاقت ہے یا ان کی جو فرعونیت ہے وہ ختم ہونے میں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے ٹاؤٹ، کچھ ایسے لفافی، کچھ ایسے دانشور جو اپنے دانش کو بیچتے ہیں، ان سے یہ بھی پیغام دلایا جا رہا ہے، جن کا کام ہے خبر دینا، وہ اب پیغام دیتے ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور کوئی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ناظرین اگر ٹیکنوکریٹ آئے یا ایمرجنسی تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ایمرجنسی ہوگی کہ بولنے پہ پابندی ہے، سوچنے پہ پابندی ہے، پروگرام پہ پابندی ہے، امن مارچ پہ پابندی ہے، عمران کا نام لینے پہ پابندی ہے، حق و سچ کی بات کرنے پہ پابندی ہے، سوال کرنے پہ پابندی ہے، باہر نکلنے پہ پابندی ہے، تو پھر یہاں پہ ایمرجنسی لگے گی تو مزید کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا۔ ہاں اگر کسی کی آزادی سلب ہوگی تو وہ فارم 47 والوں کے لیے ہوگی، یا جو واوڈا جیسے ہیں، جو مرزا جو اپنے آپ کو علی محمد کا نام لیتے ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کا نام لیں، اس طرح کے جو سکالر بدعنوان قسم کے، ان کے لیے پابندی ہو سکتی ہے، یا باقی وہ بکاؤ جو پیغام دیتے ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ باقی یہاں پہ ایمرجنسی آلریڈی ہے۔ لیکن اگر ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آتا ہے تو یہاں پہ جو جن کے پیچھے پوری طاقتیں تھی وہ نہیں اس ملک کو چلا سکے، ٹیکنوکریٹ کیا چلائیں گے؟ وہ بھی آ کر اپنی جیبیں، اپنے خزانے بھرنے کے بعد پھر اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن ماضی کی تمام تاریخ ایک طرف، وہ دور نہیں، وہ سوچ نہیں، وہ نسل نہیں، وہ اب دانش نہیں، اب وقت بدل چکا ہے، ان کو قابو کرنا مشکل ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بچہ جسے گولی لگی بنوں کے اندر امن مارچ میں، وہ مسکرا رہا ہے، اس سے دیکھ لیں کہ یہ کس دور میں یہ ٹکر لے رہا ہے یزید، کس دور میں فرعون موسیٰ کی نسل سے ٹکر لے رہا ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔